Hello dear students, this is हिमांशु श्रीवास्तव एंड पावर क्वालिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कॉजेज़ ऑफ हार्मोनिक्स, वोल्टेज हार्मोनिक्स और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हार्मोनिक मिटिगेशन टेक्निक्स पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स आपके कोर्स प्लान में दो टॉपिक में है। पहले टॉपिक में है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर बैंक एंड मोटर्स। देन दूसरे टॉपिक्स में है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन कम्युनिकेशन लाइंस, मीटरिंग डिवाइसेस एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर में हम दोनों को एक साथ कंबाइंड पढ़ेंगे जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे दूँ कि हम लोग ने देखा था हार्मोनिक्स क्या होता है। बेसिकली किसी भी पीरियोडिक वेव फॉर्म को अगर हम फूरियर सीरीज़ का यूज़ करके नंबर ऑफ़ साइनोसाइड्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट होता है वो आपका फंडामेंटल कंपोनेंट होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ होती है। देन इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, दैट मीन्स 100। अगर हम 50 हर्ट्ज़ फंडामेंटल की मान के चलें तो 100 हर्ट्ज़, 150 हर्ट्ज़, 200 हर्ट्ज़, 250 हर्ट्ज़, इस टाइप से फ्रिक्वेंसीज होती रहती हैं। बेसिकली इनके कॉजेज़ क्या होते हैं? ड्यू टू नॉन लीनियर लोड। नॉन लीनियर लोड ही आपकी नॉन लीनियर करंट को ड्रॉ करता है, जिसको हम हार्मोनिक करंट कहते हैं। अब इस हार्मोनिक जो करंट होती है इसके कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं डिवाइसेस पे। इस लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक। हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय नॉन लीनियर लोड adversely affect with wide range of power system equipment, most notably capacitors, transformers and motors, causing additional losses, overheating and overloading. These harmonic current also causes interference with telecommunication lines and error in power grid. तो बेसिक क्या हो रहा है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हार्मोनिक करंट जो होती है वो आपकी नॉन लीनियर लोड की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब ये करंट आपकी सप्लाई सिस्टम में इंजेक्ट होगी, जिससे कि ये करंट डिफरेंट पावर सिस्टम इक्विपमेंट से इंटरएक्ट करेगी और उन पर कुछ एडवर्सली इफ़ेक्ट डालेंगे। जैसे कि आपका पावर सिस्टम कंपोनेंट आप मान लीजिए, जैसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके सिग्निफिकेंट इसका इफ़ेक्ट होता है वो आपका कैपेसिटर्स पे होता है, ट्रांसफार्मर्स पे होता है, मोटर्स पे होता है, जिसमें ये जो नॉमिनल लॉसेस होते हैं उसके पार्ट और भी लॉसेस ये डेवलप करती है और उनकी जिससे उनका ओवर हीटिंग या ओवर लोडिंग हो जाता है। अब क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि इन हार्मोनिक करंट्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से, जिससे कि इनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती जाती है और उसकी वजह से ये करंट्स टेली कम्युनिकेशन लाइंस के साथ इंटरफेरेंस करती हैं। और इसके अलावा ये
जो भी आपके मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर भी ये इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आगे के लेक्चर में हम इन इफ़ेक्ट्स को एक एक इक्विपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हम ये समझेंगे। सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट है आपका कैपेसिटर बैंक। हार्मोनिक करंट्स का जो सबसे मोस्ट ईजली जो आपका इफ़ेक्ट दिखता है वो सबसे पहले कैपेसिटर बैंक पे दिखता है। आपको मालूम है कि ड्यूरिंग रिजोनेंस कैपेसिटर बैंक्स हाई वोल्टेज डिस्टॉर्शन उस पे होता है, जिससे कि उसमें जो फ्लो करने वाली करंट होती है वो भी बहुत ही हार्मोनिक रिच होती है। और ये करंट, इन करंट्स में बेसिकली 11th हार्मोनिक वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, देन 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक्स। और अगर हम इन हार्मोनिक करंट की वेवफॉर्म को ऑब्ज़र्व करें तो ये बेसिकली इंडिकेट करती हैं कि सिस्टम रेजोनेंस पे है और जिसमें कैपेसिटर बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। और इस रेजोनेंस कंडीशन में जो भी आपकी आरएमएस करंट होती है वो टिपिकली हायर होती है कैपेसिटर की आरएमएस करंट से। जो कैपेसिटर की जनरल कंडीशन में आरएमएस करंट होगी उससे बेसिकली ये करंट आपकी हायर होती है। इसके लिए कितनी कैपेसिटर करंट या क्या रेटिंग होगी, इसके लिए एक IEEE का स्टैंडर्ड भी है जिसे हम IEEE स्टैंडर्ड फॉर शंट पावर कैपेसिटर्स कहते हैं। और इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी लिखते हैं कभी कभी, जैसे IEEE स्टैंडर्ड 18-1992। और ये कैपेसिटर के लिए कुछ कॉन्टीन्यूअस रेटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे 135% ऑफ नेम प्लेट KVAR। दैट मीन्स इसकी वोल्ट एम्पियर पावर रिएक्टिव कैपेसिटी वो 1.35 टाइम्स हो सकती है। देन 110% ऑफ रेटेड RMS वोल्टेज। अब इसमें क्या कि 1.10 टाइम्स RMS वोल्टेज इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ हार्मोनिक्स के लिए ट्रू होगा, ट्रांजिएंट के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। इन द सेम वे 180% ऑफ रेटेड RMS करंट, जिसमें आपकी फंडामेंटल भी हो सकती है और हार्मोनिक करंट भी हो सकती है। इन द सेम वे 120% ऑफ पीक वोल्टेजेस, ये सब रेटिंग्स हैं IEEE स्टैंडर्ड फॉर शंट पावर कैपेसिटर। अब इसी में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका दिया हुआ है, इट इज़ रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर इस्टेब्लिशिंग कैपेसिटर कैपेबिलिटीज़ व्हेन सप्लाइड बाय नॉन साइनसॉइडल वोल्टेज। बेसिकली यहाँ हम एक 1200 किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव कैपेसिटर बैंक है जिसमें हम एक नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसका ये कैपेसिटर बैंक रेटिंग है 1200 kVAR। वोल्टेज रेटिंग है, नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज है अप्लाई कर रहे हैं, इसकी रेटिंग 13.8 kV है लाइन टू लाइन, और ऑपरेटिंग वोल्टेज भी यही है, सप्लाइड कंपेंसेशन। तो इस केस में आपका करंट, जो भी फंडामेंटल करंट होगी, दैट फंडामेंटल करंट इज़ गिवन बाय IC इज इक्वल टू KVAR अपॉन √3 KVLL। तो अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करना चाहेंगे तो देन दिस IC विल बिकम 1200
अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई 13.8। और अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करें देन वी विल गेट फंडामेंटल करंट रेटिंग ऑफ 50.2 एम्पियर। यहाँ पे जो भी हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 60 हर्ट्ज़ एंड आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 158.7 ओम है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें इस टेबल को, तो यहाँ फंडामेंटल कंपोनेंट दैट मीन्स हार्मोनिक नंबर 1 के लिए फ्रिक्वेंसी आपकी देखिए 60 हर्ट्ज़ है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड 100% है और तब वोल्टेज मैग्नीट्यूड आ रहा आपका 7967। थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ड्यू टू डेल्टा कनेक्शन एब्सेंट है। देन फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट्स में देखिए फ्रिक्वेंसी हो गई 300 हर्ट्ज़, वोल्टेज मैग्नीट्यूड 4 एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल इज 4%, दैट मीन्स 318.7 और इसकी जो लाइन करंट है दैट इज़ 20% ऑफ फंडामेंटल। इन द सेम वे देखिए आपका फिफ्थ और सेवन्थ और हार्मोनिक्स, ये दो हार्मोनिक्स आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं और ये इनकी वैल्यूज़ 318.7 और 239 वोल्ट मैग्नीट्यूड है। तो ये बेसिकली यहाँ पर डिस्टॉर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन वोल्टेजेस की वजह से आपकी जो भी करंट फ्लो होगी वो भी हार्मोनिक करंट होगी और ये हार्मोनिक करंट आपकी यहाँ पर डिस्टॉर्शन कैपेसिटर बैंक्स में प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से हार्मोनिक्स की वजह से कैपेसिटर बैंक पर ये दिक्कतें आती हैं। अगर हम नॉन साइनोसाइडल वोल्टेज प्रोवाइड कर दें तो आपका नॉन साइनोसाइडल करंट होगी, दैट मीन्स हार्मोनिक करंट होगी और ये करंट आपकी लॉसेस को इंक्रीज़ करेगी। हाँ, अगर हमें अपनी हार्मोनिक करंट्स को लिमिट में रखना है, उनकी लिमिट चेकिंग करनी है, तो वो हम IEEE स्टैंडर्ड फॉर शंट पावर कैपेसिटर से देख सकते हैं। तो इतना था इम्पैक्ट ऑन कैपेसिटर में। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका जो भी उससे कनेक्टेड लोड होते हैं उनको रिक्वायर्ड पावर डिलीवर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है विद मिनिमम लॉसेस। अब अगर आपका कहीं भी वोल्टेज में डिस्टॉर्शन है या करंट में डिस्टॉर्शन है तो ये ट्रांसफार्मर में एडिशनल हीटिंग देगा और इसकी वजह से आपके ओवर हीटिंग होगी, लॉसेस बढ़ेंगे और फ्रिक्वेंसी भी हाई हो जाएगी हार्मोनिक्स की वजह से। तो अगर हमें अपना ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइनर लेवल पर हमें कुछ ऐसी चॉइसेस रखनी पड़ेंगी जिससे कि हम पहले से ये मान के चलें कि हमारी हार्मोनिक्स आएंगी, लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो हम डिज़ाइनिंग लेवल पर ही अपनी ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन में कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाएं कि ये इसमें ज़्यादा कूलिंग डक्ट हो, जिससे कि जब भी आपका करंट एक्सीड करे और उसकी वजह से ओवर हीटिंग हो तो उसकी कूलिंग आसानी से हो जाए। अब
बेसिकली यहाँ 3 इफ़ेक्ट होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसफार्मर की हीटिंग इंक्रीज़ होती है जब आपका लोड करंट हार्मोनिक करंट को इंक्लूड करता है। इन 3 में पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आरएमएस करंट। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन होती है वो लोड केवीए के अकॉर्डिंग होती है। अब अगर हम हार्मोनिक करंट भी उसमें आ जाए तो जो भी आपकी ट्रांसफार्मर की आरएमएस करंट है वो उसकी कैपेसिटी की करंट से ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स द आरएमएस करंट बीइंग हायर देन इट्स कैपेसिटी। और ये जो इंक्रीज आरएमएस करंट होगी इट विल रिजल्ट इन मोर कंडक्टर लॉसेस, मोर I²R लॉसेस, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा लॉस होगा और ओवर हीटिंग होगी एंड ओवर लोडिंग होगी। ये था आपका आरएमएस करंट। देन है एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एडी करंट के बारे में जान लें। बेसिकली एडी करंट की जो डिफिनीशन होती है वो डिफिनीशन होती है करंट विच डू नॉट हैव एनी डिफाइंड पाथ। ऐसी करंट जिनका कोई डिफाइंड पाथ नहीं होता उन्हें हम एडी करंट कहते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए कोई भी क्रॉस सेक्शनल है किसी भी वुडन या किसी भी आयरन पार्ट का, यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे से पाथ्स, क्लोज पाथ। अब अगर हम इसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये सब क्लोज पाथ हैं तो इनमें चेंज इन वोल्टेज होगा। चेंज इन वोल्टेज होगा तो इन सारे क्लोज पाथ में एक करंट इंड्यूस्ड होगी। अब ये जो करंट इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि इस करंट का कोई भी डिफाइंड पाथ नहीं होगा, दैट्स वाई इस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। अब अगर हमें इन एडी करंट्स को ओवरकम करना हो तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी कोर है हम उसको लैमिनेट बना देते हैं इस टाइप से। अब हमने लैमिनेट बना दिया तो अब हमने यहाँ पे पहले ही से ही डिफाइंड पाथ दे दिया कि यहाँ पे देखिए ये इसी वे में करंट फ्लो करेगी। अब क्योंकि करंट को पहले से ही हमने डिफाइंड पाथ प्रोवाइड कर दिया है तो अब इस टाइप की करंट को हम एडी करंट नहीं कह सकते हैं। दैट मीन्स इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर बेसिकली जो भी ये एडी करंट्स होती हैं ये ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की वजह से इंड्यूस होती हैं और ये इंड्यूस करंट आपकी वाइंडिंग, कोर और अदर कंडक्टिंग बॉडीज़ में फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से ये एडिशनल हीटिंग प्रोवाइड करती हैं। अब इस केस में जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का लॉसेस बढ़ता है, बेसिकली एडी करंट लॉस में ये आपकी एडी करंट जो है वो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो अगर आपकी हार्मोनिक करंट्स होंगी तो उनकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा होगी, जिससे आपका एडी करंट लॉस और बढ़ेगा। और क्योंकि आपका एडी करंट लॉस फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है,
और एडी करंट लॉस और बढ़ेगा तो आपका हीटिंग और ज़्यादा होगी और आपका जो भी सिस्टम होगा वो डैमेज की तरफ बढ़ेगा। तो ये था आपका एडी करंट लॉस। देन थर्ड कंपोनेंट इसका आता है कोर लॉस। बेसिकली जो भी कोर लॉस होता है ये आपके अप्लाइड वोल्टेज और ट्रांसफार्मर की कोर डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज का अगर डिस्टॉर्शन बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी एडी करंट्स आपकी बढ़ेंगी। और आपका जो भी बेसिक कोर लॉस है वो आपके कोर लैमिनेशंस और क्वालिटी ऑफ कोर स्टील पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हार्मोनिक्स करंट्स आ रही हैं तो कोर में भी लॉस होगा, जिसको हम कोर लॉस कहेंगे। एक्चुअली इससे पहले जो हमने दो लॉसेस पढ़े, आरएमएस करंट लॉस और एडी करंट लॉस, इनके कंपैरिजन में कोर लॉस उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बस अगर हम अपने कोर के मटेरियल को सही यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हमें कोर में लॉसेस नहीं मिलते। इसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं कि जब हम अपने ट्रांसफार्मर में अगर हमारा नॉन साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई हो जाए, उसकी नॉन साइनोसॉइडल करंट हो, तो क्या हम उसके लिए क्या यूज़ करें। इसके लिए IEEE के स्टैंडर्ड है जिसको हम रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर स्टेबलिशिंग ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी व्हेन सप्लाइंग नॉन साइनोसॉइडल लोड करंट। यहाँ बेसिकली हम एक के फैक्टर को यूज़ करते हैं जो ट्रांसफार्मर की पावर क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपका जो भी ट्रांसफार्मर में लॉसेज हैं वो मेनली दो टाइप के लॉसेज होते हैं, या तो I²R लॉस या आपका एडी करंट लॉस। अब आपका I²R लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट के, और एडी करंट लॉस आपका वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट एंड फ्रीक्वेंसी के। तो जो आपके अगर हम टोटल लॉस देखें तो हमारा जो टोटल लॉस है वो आपका आरएमएस करंट के स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो इस केस में हम जो के फैक्टर अपना यूज़ करते हैं उस के फैक्टर को हम की वैल्यू हम अलग अलग यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर डी रेटिंग पे डिपेंड करता है, और ये के फैक्टर का एक फार्मूला होता है। दैट फार्मूला इज़ के इज़ इक्वल टू सिग्मा IH स्क्वायर इंटू H स्क्वायर अपान सिग्मा IH स्क्वायर। तो इस टाइप का के फैक्टर का फार्मूला होता है जहाँ से हम के की वैल्यू निकालते हैं और उससे हमारा टोटल जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं उनको के की हम एक सुटेबल वैल्यू यूज़ करके उन लॉसेस को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका ट्रांसफार्मर लॉसेस पे था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा इम्पैक्ट ऑन मोटर्स। यहाँ 25 मिनट हो गया, 2 मिनट 25 मिनट।
तो यहाँ पर हम तीसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसको हम इम्पैक्ट ऑन मोटर्स कहते हैं। बेसिकली आपका जो भी मोटर पे हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट होता है वो हार्मोनिक वोल्टेज डिस्टॉर्शन की वजह से होता है। यहाँ पर हार्मोनिक वोल्टेज डिस्टॉर्शन आपके मोटर टर्मिनल पर हार्मोनिक फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी वोल्टेज है, जिस वोल्टेज में डिस्टॉर्शन है, अगर वोल्टेज में डिस्टॉर्शन है तो वो डिस्टॉर्शन आपका कैरी होगा फ्लक्स में। देन वैसे तो हार्मोनिक फ्लक्स आपका कोई भी मोटर टॉर्क में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन ये एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, रोटर सिंक्रोनस फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से आपका हाई फ्रिक्वेंसी करंट रोटर में इंड्यूस्ड होती हैं और इस कंडीशन में आपके मोटर सेम उसी तरह बिहेव करती है जैसे ये निगेटिव सीक्वेंस करंट को बिहेव करती है। यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपका अनबैलेंस सिस्टम है, बैलेंस अनबैलेंस सिस्टम आपको मालूम है, ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो भी आपकी क्वांटिटी है, वोल्टेज या करंट जो भी क्वांटिटी है, अगर उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और स्पेस में वो इक्वल एंगल पर है, 120 अगर 3 फेज क्वांटिटी हम बोल रहे हैं तो 120, 120 एंड 120, अगर इस तरह की कंडीशन है, दैट मीन्स कि आपका जो भी सिस्टम है इट इज़ इन बैलेंस पोजीशन। और अगर 120, 120, 120 नहीं है तो आपका सिस्टम अनबैलेंस पोजीशन में होगा। इस केस में अगर हमारे पास कोई अनबैलेंस सिस्टम है तो हम उसको 3 कंपोनेंट से डिनोट कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली कहना ये चाहिए, जिसमें आपका पहला कंपोनेंट है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, दूसरा आपका कंपोनेंट है निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एंड देन आपका कंपोनेंट है ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। अब ये जो भी आपका पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का फेज सीक्वेंस वही होता है जो आपके अनबैलेंस फेज़र का होगा। अगर मान लीजिए अनबैलेंस फेज़र आपका ABC फेज सीक्वेंस के साथ है तो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का फेज़र भी ABC होगा। लेकिन अगर आपके सीक्वेंस का कंपोनेंट ACB हो जाए, दैट मीन्स अपोजिट टू अनबैलेंस फेज़र, देन इस टाइप के सीक्वेंस कंपोनेंट को हम निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट कहते हैं। और इसके बाद आपका ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट आता है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स जीरो सीक्वेंस में आपके सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। दैट मीन्स उनके बीच जो भी फेज़ एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो ये है आपका निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो हार्मोनिक्स के केस में मोटर आपका सेम उसी तरह वर्क करती है, मोटर पे उसी तरह इफेक्ट होता है जैसा आपका निगेटिव सीक्वेंस करंट का होता है। तो इस जो यहाँ पर निगेटिव सीक्वेंस या हार्मोनिक्स की वजह से जो भी आपका एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा फंडामेंट आपका फ्लक्स, एडिशनल फ्लक्स आपका इंड्यूस्ड हो रहा है, इस एडिशनल फ्लक्स की वजह से कुछ एडिशनल लॉसेज आएंगे और इन एडिशनल लॉसेज से आपकी जो भी इफ़िशियंसी होगी वो डिक्रीज़ होगी। उसके साथ साथ हीटिंग प्रॉब्लम होगी, वाइब्रेशन होगा, नॉइज़ेस आएंगी और ये सभी चीज़ें, डिक्रीज इफ़िशियंसी अलॉन्ग विद हीटिंग, वाइब्रेशन एंड हाई पिच नॉइसेस, ये सभी इंडिकेटर हैं हार्मोनिक वोल्टेज डिस्टॉर्शन के। दैट मीन्स वोल्टेज डिस्टॉर्शन हुआ, फ्लक्स में कन्वर्ट हुआ, फ्लक्स में कन्वर्ट होने की वजह से लॉसेज आए, लॉसेस की वजह से आपका वाइब्रेशन हुआ, नॉइजेज आई। तो ये बेसिकली आपका इम्पैक्ट है हार्मोनिक्स का मोटर पे। अब इन हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी पर मोटर बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस, एक तरह से ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज उसमें ब्लॉक रोटर रिएक्टेंसेस की तरह से दिखती हैं। एंड लोअर ऑर्डर हार्मोनिक वोल्टेज कंपोनेंट्स, यानी जो भी हार्मोनिक वोल्टेज के लोअर ऑर्डर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, उन पे मोटर इम्पीडेंस लो होता है और यही कंपोनेंट जो भी लोअर ऑर्डर हार्मोनिक कंपोनेंट होंगे, जैसे आपका फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, सेवन्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, इन्हीं का मेन आपकी मोटर पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। जैसे आपने याद होगा कॉगिंग क्रॉलिंग में आपने पढ़ा होगा मशीन्स में, जहाँ पे क्रॉलिंग में फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक की वजह से आता है इफ़ेक्ट, सेम उसी टाइप की चीज़ है यहाँ पर। अब अगर ये जो डिस्टॉर्शन है ये क्या, इसकी क्या लिमिट हो या किस लिमिट तक ये रहे तब ये सही है, इसके लिए एक IEEE का स्टैंडर्ड है 5191992। इसमें अगर आपकी जो वोल्टेज डिस्टॉर्शन है वो 5%, उसके लिए THD 5% से कम हो, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हार्मोनिक्स के लिए THD 3% से कम हो, तो आपका हमें मोटर को डीरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतना डिस्टॉर्शन आपका सिस्टम में अलाउ है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तब शुरू होती है, जो एक्सेसिव हीटिंग की प्रॉब्लम होती है वो बिगिन होती है तब जब आपका वोल्टेज डिस्टॉर्शन वो 8 से 10% हो जाए या उससे ज़्यादा बढ़ जाए। इस तरह का अगर 8 से 10% डिस्टॉर्शन है तो उसे ओवरकम करना ज़रूरी है अगर हम अपनी मोटर की लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मोटर आपकी जो भी होती है, ये इसमें जो पावर सिस्टम इम्पीडेंस है उसके साथ ये बेसिकली पैरेलल में होती है और इसमें हार्मोनिक करंट फ्लो करती है, जिससे ये जनरली सिस्टम रिजोनेंस को हायर बना देती है और नेट इंडक्टेंस इसका घट जाता है। अब ये सिस्टम पे डिटरमिनेंटल है इसका इफ़ेक्ट या नहीं, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि सिस्टम में एनर्जाइज करने से पहले सिस्टम के रिजोनेंस का लोकेशन क्या था। इसके साथ साथ मोटर आपकी खुद भी हार्मोनिक कंपोनेंट पे कुछ डैम्पिंग प्रोवाइड करती है, जो उसके मोटर के X/R रेशियो पर डिपेंड करते हैं। इन सिस्टम विद मेनी स्मॉल साइज मोटर जिनका X/R रेशियो लो होता है, ये X/R रेशियो उनका लो है तो ये आपका हार्मोनिक रिजोनेंस को एटीन्यूएट करते हैं। लेकिन फॉर लार्ज मोटर सिर्फ X/R रेशियो पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, फिर हमें और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो बेसिकली ये आपका टोटल टॉपिक था
जिसमें हमने इम्पैक्ट पढ़ा हार्मोनिक का मोटर्स पर। तो इसके बाद हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स, इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन टेलीकम्युनिकेशंस। बेसिकली जो भी आपकी हार्मोनिक करंट होती है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या एंड यूज़र की प्रीमिसेस में आपका फ्लो कर रही हो, ये आपकी कम्युनिकेशन सर्किट के साथ या कम्युनिकेशन लाइंस के साथ एक कॉमन पाथ को शेयर करती है, और जिससे कि आपके इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम एराइज होती है। बेसिकली ये जो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की लाइंस के और कम्युनिकेशन सिस्टम के लाइंस के, इनमें जो भी हार्मोनिक करंट्स होगी वो आपके वॉइस कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ के साथ इंटरएक्ट करती है, और उस इंटरेक्शन से इंटरफेरेंस डेवलप होता है। यहाँ पर भी हार्मोनिक्स में जो आपके नाइन्थ हार्मोनिक्स से लेकर नाइन्थ हार्मोनिक्स से लेकर 24th हार्मोनिक कंपोनेंट, दैट मीन्स 540 हर्ट्ज से लेकर 1200 हर्ट्ज के बीच के जो भी हार्मोनिक्स हैं, ये मेन पर्टिकुलरली यही डिस्टर्ब करती हैं। दैट मीन्स यही इंटरफेरेंस में ज़्यादा योगदान करती हैं। तो जो भी आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो आपका जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ करती है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो भी इंक्रीज़ करता जाता है। अगर हम सिर्फ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की बात करें तो आपकी ट्रिपल हार्मोनिक्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन अगर हमारा 4 वायर सिस्टम हो गया तो वहाँ पर आपकी जो भी ट्रिपलन हार्मोनिक्स है, दैट मीन्स आपकी 3rd हार्मोनिक्स, 9th हार्मोनिक्स, देन 15 हार्मोनिक्स, ये सब जो भी आपकी हार्मोनिक्स हैं, ये 4 वायर सिस्टम में इनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है और ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि 4 वायर सिस्टम में ये 3 फेज सर्किट के सभी कंडक्टर के साथ फेज में होते हैं और डायरेक्टली न्यूट्रल सर्किट में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एक्सपोज़र होता है कम्युनिकेशन सर्किट लाइंस पर वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर पावर सिस्टम में आपकी जो भी हार्मोनिक करंट होगी वो कम्युनिकेशन सर्किट से 2 मीडियम से इंटरैक्ट कर सकती है, या तो इंडक्शन इफ़ेक्ट आए या वो डायरेक्टली कंडक्ट कर जाए। तो यहाँ पर मेनली इंडक्शन इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। इंडक्शन इफ़ेक्ट को मैं अगर देखिए ज़रा मैं एक फिगर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि बेसिकली इंडक्शन इफ़ेक्ट कैसे होता है।
ये 3 फेज वायर सिस्टम है। यहाँ पर ये आपकी कम्युनिकेशन लाइन है। अब यहाँ पर अगर हम करंट फ्लो करेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट की वजह से इस तरह से आपकी फ्लक्स लाइंस डेवलप होंगी, और ये फ्लक्स लाइंस इंडक्शन इफेक्ट से नियर बाई कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस अकर करता है। तो इस फिगर में आपका जो भी इंडक्शन इफेक्ट है हार्मोनिक करंट का, उस इफेक्ट को दिखाया गया है। ये जो भी आपके इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उन दिनों में बहुत ज़्यादा थी जब, याद करिए कि हमारी जो भी टेलीफोन लाइंस थी वो ओवरहेड लाइंस थी। दैट मीन्स वो ओपन वायर टेलीफोन लाइंस हुआ करती थी बहुत पहले, और उस टाइम में इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बहुत होती थी। लेकिन अब हम शील्ड, ट्विस्टेड पेयर कंडक्टर्स, इन सब का यूज़ करते हैं टेलीफोन सर्किट के लिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स अब उतनी सिग्निफिकेंट नहीं रह गई। हाँ, लेकिन जो भी आपका इंडक्टिव कपलिंग है, ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में या पावर लाइंस में हाई करंट फ्लो कर रहा हूँ। अब ये जो हाई करंट है, ये आपके टेलीफोन कंडक्टर्स के चारों तरफ जो शील्ड होती है उससे इंटरैक्ट कर जाता है, और जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन होता है, देखिए मैं एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे ट्विस्टेड वायर डिज़ाइन किए जाते हैं कम्युनिकेशन लाइन से। ये इस टाइप से होते हैं, और इस टाइप से इन पे ये, तो एक ये वायर, एक यहाँ निकलता है, एक यहाँ निकलता है, एक इस टाइप से, और इस पे ये जो चीज़ है ये आपकी शील्ड है। तो यहाँ पे ये एक लूप बना, ये एक लूप बना, ये टोटल, ये कम्प्लीटली एक लूप बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हमारी हाई करंट फ्लो होगी तो वो इस शील्ड के सराउंडिंग, शील्ड के सराउंडिंग, जैसे ये है आपका कम्युनिकेशन सर्किट, इसके सराउंडिंग ये शील्ड लगी हुई है। अब अगर हाई करंट फ्लो हो रही है पावर लाइंस में, तो ये इन शील्ड से भी इंटरैक्ट करती हैं, और जिसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो करती है, और यहाँ पे IR ड्रॉप होता है, यानी कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है जो ग्राउंड के रेफरेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है एट द एंड ऑफ टेलीफोन केबल्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर देखिए, ये था आपका, ये शील्ड थी, अब यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करी तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा, जिससे कि इस टर्मिनल A और B के बीच अब अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो एक वोल्टेज डिफरेंस अकर करता है। अब ये जो शील्ड करंट है ये डायरेक्ट कंडक्शन पे से भी आ सकती है, जैसे कि अगर शील्ड लाइंस आपकी पावर लाइन से के पैरेलल ही उनको रखा गया है, तो वहाँ पर अगर कुछ किसी ग्राउंड कंडीशन की वजह से शील्ड में कोई टच आ जाए या करंट फ्लो कर जाए,
तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पर फ्लो होगी, क्योंकि जो आपकी शील्ड लाइन है वो पावर लाइन के साथ पैरेलल में डिज़ाइन की गई जाती है। जैसे ये पावर लाइन्स हैं और ये आपकी यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइन है। अब अगर यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस करेगी तो ये एक हाई करंट इंड्यूस करेगी, जिसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बहुत हाई होगा, और उस हाई वोल्टेज ड्रॉप की वजह से यहाँ पर जो भी आपका वोल्टेज डिफरेंस होगा वो वोल्टेज डिफरेंस अब जीरो नहीं होगा, और उसके जीरो ना होने की वजह से आपकी जो भी कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनमें इंटरफेरेंस आएगा। तो ये बेसिकली ये चीज़ था यहाँ पर हार्मोनिक्स का ट्रांस कम्युनिकेशन लाइंस में इम्पैक्ट। अगर मैं नटशेल में बात करूँ तो इम्पैक्ट मेन आपका क्या है कि पावर लाइंस में हार्मोनिक करंट की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा, जो इंडक्शन इफ़ेक्ट से कम्युनिकेशन लाइन से इंटरैक्ट करता है और उसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन टेलीकम्युनिकेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका इम्पैक्ट ऑन एनर्जी एंड डिमांड मीटरिंग। बेसिकली जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, ये एनर्जी कंजप्शन जो भी होता है इनको दो क्वांटिटी में मेज़र करती हैं। पहला तो कि टोटल आपकी जो भी क्यूमुलेटिव एनर्जी है वो कितनी कंज्यूम हुई है, और दूसरा कि उस एक गिवन पीरियड में कितना मैक्सिमम पावर हुआ है। तो अगर आपका कोई भी लार्जर इंडस्ट्रियल कस्टमर है तो उस पर दो टाइप के चार्ज लगते हैं। पहला चार्ज होता है आपका एनर्जी चार्ज, और दूसरा चार्ज होता है डिमांड चार्ज। लेकिन जो आपके रेजिडेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो बेसिकली आपके एनर्जी कंजप्शन के लिए ही चार्ज किया जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी कंजप्शन चार्ज है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर ए बिलिंग पीरियड। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर ए बिलिंग पीरियड, और ये आपका किलोवाट आवर में मेज़र किया जाता है। बिल का जो सेकंड पार्ट होता है डिमांड चार्ज, ये रिप्रेजेंट करता है यूटिलिटी कॉस्ट टू मेंटेन एडिक्वेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी एट ऑल टाइम टू मीट ईच कस्टमर्स पीक डिमांड फॉर एनर्जी यूज़। दैट मीन्स कि डिमांड चार्ज आपका क्या होता है कि किसी भी टाइम पे किसी भी कस्टमर का जो भी पीक पावर होगी, पीक जो भी उसकी डिमांड होगी, उसको फुलफ़िल करने के लिए यूटिलिटीज़ डिमांड चार्ज लेती हैं। देन डिमांड चार्ज आपका जो होता है वो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट में दिखता है, और इट इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट 15 or 30 minute peak demand of use in a billing period, and it is measured in kilowatt। इसको हम किलोवाट में मेज़र करते हैं। अब जो भी आपका एनर्जी और डिमांड चार्ज है ये बेसिकली आपके वाट आवर या डिमांड मीटर्स का यूज़ करके इनको हम मेज़र करते हैं।
डिमांड मीटर बेसिकली आपका एक इंटीग्रेटेड वॉट आवर मीटर है विद टाइमिंग डिवाइस टू रजिस्टर द पीक पावर यूज एंड रिटर्न टू डिमांड पॉइंटर टू ज़ीरो एट द एंड ऑफ ईच टाइमिंग इंटरवल। मतलब हर एक 15-20 मिनट पे ये जीरो पे आ जाएगा और फिर 15-20 मिनट पे में कितनी ये पावर मैक्सिमम गया उसको शो करेगा। अब आपका मान लीजिए हार्मोनिक करंट इंट्रोड्यूस होती है, तो इस हार्मोनिक करंट्स जो भी नॉन लीनियर लोड की वजह से इंट्रोड्यूस होगी, ये वाट आवर मीटर या डिमांड मीटर को एडवर्सली इफ़ेक्ट डालेगी। बेसिकली जो आपके ट्रेडिशनल वाट मीटर्स होते हैं वो इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इनमें रोटेटिंग डिस्क मीटर के अंदर होती है और वो रिवॉल्व करती है पावर फ्लो एक स्पीड पर जो कि पावर फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। एंड दिस डिस्क इन टर्न ड्राइव्स ए सीरीज ऑफ गियर्स दैट मूव डायल्स ऑन ए रजिस्टर। तो आपका जो भी कन्वेंशनल मैग्नेटिक डिस्क होती हैं ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज पर निगेटिव एरर शो करती हैं। दैट इज़ कि they register low for power at harmonic frequency if they are properly calibrated for fundamental frequency। और ये जो भी एरर है ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ ही और इंक्रीज़ करता जाता है, जिससे कि अगर हमारी नॉन लीनियर लोड है तो ये नॉन लीनियर लोड की कंडीशन में ज़्यादा हार्मोनिक पावर्स को इंजेक्ट करता है सप्लाई सिस्टम में। एंड इसकी वजह से जो भी आपका लीनियर लोड होगा वो डिस्टॉर्शन इन वोल्टेज की वजह से और हार्मोनिक पावर को कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली अगर और हार्मोनिक पावर को कंज्यूम कर रहा है तो इसका मतलब लीनियर लोड आपका एडिशनल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन मीटर इस एनर्जी को डज नॉट रजिस्टर एज मच एनर्जी एज इट एक्चुअली कंज्यूम। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या कस्टमर वाकई में इस एक्स्ट्रा एनर्जी को चाहता है? अगर आपका लोड कस्टमर के यहाँ पे कोई जो लोड लगा है वो मोटर्स लगी है तो डेफिनेटली कस्टमर ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी को नहीं चाहेगा, बिकॉज दिस एक्स्ट्रा एनर्जी रिजल्ट इन लॉसेस इंड्यूस्ड इन द मोटर्स फ्रॉम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और इफ़ द लोड इज़ रजिस्टिव, अगर रजिस्टिव लोड है तो वो एनर्जी इफ़िशेंटली कंज्यूम्ड हो जाएगी, उसका कोई भी दिक्कत उससे नहीं आएगी। सौभाग्य से मेनली जो हमारे जितने भी प्रैक्टिकल केसेस होते हैं जहाँ पर आपका वोल्टेज डिस्टॉर्शन लिमिट में होता है, इस टाइप की एरर बहुत ही कम होती है। और अब हम जो लेटेस्ट हमारे जो भी एनर्जी मीटर्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप मीटर्स हैं और वो बेसिकली टाइम डिवीज़न और डिजिटल सैम्पलिंग पर डिपेंड करते हैं। और these electronic meters are much more accurate than conventional watt hour meter based on induction motor principle. And these electronic meters are also able to measure the harmonic components, and they could be set to measure only the fundamental powers. The user should be careful to that the meters are measuring the desired quantity.
तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। हाँ, यहाँ पर जो मेन पोटेंशियल एरर होती है वो मीटरिंग डिमांड में डेवलप होती है, और ये जो मीटरिंग एरर है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इग्नोरिंग द पोर्शन ऑफ अपेरेंट पावर दैट इज ड्यू टू द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। बेसिकली क्या होता है कि कुछ मीटरिंग स्कीम में एक्टिव पावर को मेज़र किया जाता है, रिएक्टिव पावर को मेज़र किया जाता है, लेकिन डिमांड को इग्नोर कर दिया जाता है। अब इस केस में क्या होगा, अगर हम Q को मेज़र यानी रिएक्टिव पावर को मेज़र कर रहे हैं सेकेंड वाट आवर मीटर से, और डी टर्म को हम यहाँ पर अकाउंट मतलब कंसीडर नहीं करते हैं, और Q फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए Q को मेज़र करते हैं, दैट मीन्स हम टोटल अपरेंट पावर को मेज़र नहीं कर रहे हैं। तो उससे ये होगा कि जो भी आपका मीज़र्ड KVA किलो वोल्ट एम्पियर डिमांड होगी वो एक्चुअल किलो वोल्ट एम्पियर डिमांड से कम होगी, और इस टाइप की जो भी एरर होगी वो कस्टमर के फेवर में होगी, क्योंकि आपने टोटल डिमांड यानी टोटल अपरेंट पावर को नहीं मेज़र किया, आपने सिर्फ एक्टिव पावर को मेज़र किया और रिएक्टिव पावर को मेज़र किया। अगर आपकी रिएक्टिव पावर हार्मोनिक कंपोनेंट की वजह से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगी तो जो भी कैलकुलेटेड KVA डिमांड होगा वो एक्चुअल KVA डिमांड से कम दिखाएगा, और इसका फ़ायदा सीधे सीधे कस्टमर को मिलेगा। कभी कभी ये जो KVA डिमांड होता है ये 10 से 15% भी कम हो जाता है, इसलिए जो भी मीटरिंग एरर होती है उनको हम कोशिश करते हैं कि वो कमी से कम रहें, और इन मीटरिंग एरर्स को हम रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली आपकी जो भी ये इम्पैक्ट ऑन एनर्जी मीटरिंग था ये आपका कन्वेंशनल वॉट आवर मीटर्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता था। अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स यूज़ कर रहे हैं उनमें ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये टोटल इस टाइप से आपके 5 टॉपिक थे जो आपका हार्मोनिक्स के इफ़ेक्ट को शो करते थे कि डिफरेंट पावर सिस्टम कंपोनेंट्स पे हार्मोनिक के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम एक और छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है इंटर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी। कभी कभी ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज़ इंटर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी। इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इंटर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी क्या होती है। हमने देखा था कि जैसे हमारी पीरियोडिक वेवफॉर्म है, then that periodic waveform can be shown by a number of sinusoid, okay, and this sinusoid frequency is integral multiple of the fundamental frequency. तो integer multiple of fundamental frequency, integer that means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से। बट अगर आपकी जो भी फ्रिक्वेंसी है दैट मीन्स पहले केस में हमने हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी को क्या कहा, FH इज इक्वल टू HF0। तो दिस H वैल्यू इज़ 1 2 3 4 और इस टाइप की समटाइम। लेकिन अगर आपकी ये H वैल्यू इंटीजर ना होकर पॉइंट्स में हो, और भी पॉइंट्स में ऐसे कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, जैसे 1.5 2.4 3.5 4.4
इस टाइप की अगर वैल्यू होगी तो इन जो ये मतलब नॉन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हैं, इन सब को हम इंटर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और बेसिकली ये आती क्यों है, अगर हम किन्हीं दो साइन वेव को जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की हैं उन्हें अगर हम ऐड कर दें तो आपकी जो भी फ्रिक्वेंसी आएगी हर एक साइनोसॉइड की, दैट विल बी नॉट अ इंटीजर मल्टीपल एंड इट विल बी नॉन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब ये आपके पावर सिस्टम में क्यों इंजेक्ट होती हैं, तो बेसिकली इंटर हार्मोनिक्स के लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक पावर कन्वर्टर्स, जो कि करंट डिस्टॉर्शन कर देते हैं। जैसे कि आपका एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव है, या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एप्लीकेशन में PW इन्वर्टर्स हैं, या एक्टिव फिल्टर्स हैं, या कस्टमर पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स हैं। इन सब की वजहों से भी हमारा मेन ये कारण होते हैं इंटर हार्मोनिक्स के लिए। दैट मीन्स इंटर हार्मोनिक्स, दैट मीन्स नॉन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज़ इंटर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी, तो आप बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे नॉन इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज़ नोन एज इंटर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। होप्स हो कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक मिटिगेशन मेथड्स पढ़ेंगे और उनमें कई सारे फ़िल्टर्स हम पढ़ेंगे उनको भी हम एक ही लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का वक्त अच्छे से गुजारिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।